मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अपने बेड पर करवट लेते हुए आदित्य ने बड़े प्यार से अपनी होने वाली बीवी प्रिया से कहा, तुमसे ज्यादा जीनियस लड़की पूरे बैच में नहीं थी। प्रिया ने इस बात को हंसी में डाल दिया और आईने के सामने बैठकर अपने पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाने लगी। जैसे ही उसने फोन स्पीकर पर डाला, आदित्य को समझ आ गया कि प्रिया आईने के सामने है। उसने थोड़े मिस्चीवियस तरीके से कहा, Are you in front of the mirror? प्रिया ने धीरे से कहा, आदित्य ने मजाकिया अंदाज में कहा, 2 दिन बाद हमारी शादी है, पर मुझे सुहाग रात आज रात को ही मनानी है। प्रिया के हाथों से मॉइस्चराइजर गिर गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, आदित्य 2 दिन बाद एग्जैक्टली, तो आज क्यों? उसी दिन करेंगे ना जो करना है। आदित्य ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, आई एम कमिंग टू पिक यू अप, आज और अभी। कम डाउन, आई शैल सी यू इन 15 मिनट्स। प्रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे आदित्य अभी नहीं, लोग हैं यहाँ। आदित्य फोन रखते हुए बोला, आई डोंट केयर एंड यस, वेयर समथिंग हॉट, बाय, लव यू। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ आदित्य अपने बेड से फटाक से नीचे उतरा। उसने अपने आप को एक बार आईने में देखा और परफ्यूम छिड़क कर गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया। वहीं प्रिया बिल्कुल टेंशन में थी। पहली टेंशन, वो घर से बाहर कैसे निकले, और दूसरी सबसे बड़ी टेंशन, क्या हॉट ड्रेस पहने। प्रिया ने अपना कपबोर्ड खोला और कपड़े यहाँ वहाँ करने लगी। पूरे 15 मिनट जद्दोजहद करने के बाद उसे एक ब्लैक काफ्तान पसंद आया और फटाफट उसने वो पहन लिया। वो आईलाइनर लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वो एकदम से सोचने लगी कि कहीं कोई बुआ या मौसी ना हो, वरना वो तो रूम में धरना ही देने लगेंगी। यहाँ आदित्य गाड़ी को तेजी से भगाते हुए प्रिया के घर की तरफ जा रहा था। प्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी जान में जान आई। दरवाजे पर माँ थी। माँ अंदर आई। वो सीधा इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। प्रिया ने उनसे पूछा, माँ क्या खोज रही हो, बता भी दो। क्योंकि कमरा तो मेरा है, शायद मैं कोई हेल्प कर दूं। माँ ने प्रिया की बातों को अनसुना किया और खोज जारी रखी। प्रिया के फोन पर तभी आदित्य की कॉल आने लगी। उसने जैसे ही फोन उठाया, वो टेंशन में आ गई और खुद से बोली, ओह माय गॉड, ये गलत टाइम पर आदित्य शुमाकर क्यों बन जाता है। वो धीरे से बालकनी में गई और उसने जब बाहर की ओर झांका तो देखा कि आदित्य गाड़ी के बाहर खड़ा होकर उसी का वेट कर रहा था। तभी उसके कंधे पे किसी का हाथ आया। वो एकदम से डर गई। जब पलटी तो देखा माँ थी। प्रिया फटाक से अंदर चले गई और बड़बड़ाने लगी, आप भी ना मॉम, भूत की तरह धीरे से हाथ रख रही हो। अरे चिल्ला के आवाज करो ना, प्रिया इधर आ। माँ हंसने लगी और तभी उन्होंने प्रिया की तरफ गौर किया और सरप्राइज्ड एक्सप्रेशंस के साथ बोला, तू इतना तैयार होकर लेटने जा रही है? सीरियसली क्या चल रहा है? प्रिया ने मोमेंट को संभाला और बड़े ही स्मार्ट तरीके से बात घुमाई। आप पहले तो बाहर जाओ, वरना पूरा परिवार इसी कमरे में आ जाएगा। रही बात मेरी, तो मैं और आदित्य वर्चुअल डेट करने वाले हैं। टड़ा! उसने अपने काफ्तान को हवा में लहराते हुए कहा। मॉम को जैसे तैसे बाहर भेजा और यहाँ इतनी देर में आदित्य ने पूरे 21 कॉल कर दिए थे। प्रिया ने जब फोन चेक किया तो एक छोटा फ्लावर वास उठाया और बालकनी में गई। उसने धीरे से आदित्य को आवाज लगाई। जब उसने नहीं सुना तो मैसेज किया, खत्म हुआ इंतजार, लुक अप, प्रेजेंटिंग यू सिजलिंग प्रिया कपूर। आदित्य ने जैसे ही मैसेज देखा, झट से गर्दन ऊपर की और प्रिया ने उसके ऊपर वाज दे मारा। नसीब आदित्य ने कैच कर लिया, वरना गाड़ी और दाढ़ी दोनों खतरे में थे। आदित्य ने प्रिया को कॉल किया। प्रिया ने कॉल पिकअप किया। आदित्य झुंझलाते हुए बोला, अरे नीचे आओगी या यहीं बोनट पर तशरीफ गरम करते रहूं? प्रिया ने गुस्से से कहा, कहाँ से आऊं? यहाँ से नीचे कूद जाऊं क्या? आदित्य ने हंसते हुए कहा,
नाइस आइडिया। सुनो, तुम कूदो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। वैसे भी तुम्हारा जिम करने का क्या फायदा अगर तुम ये एक मंजिल से भी नीचे नहीं कूद सकती। प्रिया ने बालकनी के रेलिंग में कपड़ा बांधा और बड़े ही फुर्ती से नीचे आ गई। ये देखकर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। वो सीधा ताली बजाने लगा। प्रिया दौड़ कर आई और उसको चुप कराते हुए बोली, क्या, क्यों ताली किस लिए? इंडिया मैच नहीं जीती है। निकालो गाड़ी, वरना किसी ने देख लिया ना तो पूरा घर ताली बजाएगा। आदित्य की ताली भले ही बंद हो गई, पर उसकी नजरें प्रिया पर ही अटकी थी, जो काले काफ्तान में बहुत ही हॉट लग रही थी। ऊपर बंधा लूज बन और वो आंखों पर आईलाइनर उसे और हॉट और सेंसुअस बना रहा था। प्रिया ने आदित्य को जोर से हिलाया और उसे धक्का दिया। धक्के से आदित्य मानो होश में आया और फिर तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और दोनों निकल गए। गाड़ी हाईवे पर आ चुकी थी। अभी तक आदित्य ने प्रिया को कुछ भी नहीं बताया कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। प्रिया ने आदित्य को कोहनी मारी और इरिटेट होते हुए बोली, अरे कहाँ चले जा रहे हो? सुहागरात सिटी के बाहर मनाओगे क्या? आदित्य ने उसे देखा और बोला, तुम पहले तो आने के लिए 10 बहाने बना रही थी, अब आ गई हो तो तुरंत सब कुछ हो जाए, है ना? अरे यार, थोड़ा पेशेंस रखो। इफ आई हैव सेड समथिंग तो सोच समझ कर ही कहा होगा। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ तुम शादी के बाद रहोगी। कुछ सेकंड के लिए प्रिया को कुछ समझ नहीं आया और फिर एकदम से उसकी बत्ती जली तो उसने कस के आदित्य को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोली, OMG, don't tell me you have bought a new apartment। आदित्य ने नोट किया और देखते ही देखते गाड़ी सीधे एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। तभी उस जगह का केयर टेकर भागते हुए आदित्य की गाड़ी की तरफ आया। जैसे ही उसने हाथ हिलाया तो आदित्य ने अपनी गाड़ी रोक दी। आदित्य ने शीशा नीचे किया और उससे बंगले की चाबी मांगी। उसने तुरंत चाबियों का गुच्छा आदित्य को पकड़ा दिया। आदित्य ने जाते हुए उससे पूछा, तुम वैसे कब आए? यहाँ तो वो वागले जी थे। लड़का बीच में ही बोला, हाँ, वो मेरे चाचा हैं, वो गांव गए हैं। अब मैं ही रहूंगा इधर। आप लोग बता दो कभी शिफ्ट होने का है करके, तो मैं सारा बंदोबस्त करके रखूंगा। चलो साहब, कुछ रात को बोनी करवा दोगे तो अच्छा रहेगा। आदित्य ने उसे गाड़ी के होल्डर से 100 का नोट निकालकर थमा दिया। लड़का नोट लेकर निकल गया। आदित्य ने गाड़ी पार्क की और फिर प्रिया और आदित्य दोनों घर के सामने आकर खड़े हो गए। प्रिया को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि आदित्य उसे इतना बड़ा सरप्राइज देगा। वो खुशी से उसकी गोद में कूद गई। आदित्य ने भी उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने आदित्य को घर के बाहर ही चूमना शुरू कर दिया। आदित्य ने इस बात पर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए कहा, I am wondering what will be your reaction when we will enter inside the house। प्रिया ने बड़े ही प्यार से कहा, It will be same। I absolutely love this। I love you आदि। आदित्य ने भी उसके होठों पर किस किया और जवाब में कहा, I love you too प्रिया। चलो अब नीचे उतर जाओ। प्रिया नीचे उतरी और फिर आदित्य ने चाबी से मेन डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद आदित्य ने कॉर्नर में जाके मेन स्विच ऑन की। लाइट जलते ही मानो प्रिया के होश ही उड़ गए। ये घर बिल्कुल वैसा था जैसा उसने आदित्य को बताया था, ठीक वैसा, प्रिया के सपनों का घर। मिनिमल डिजाइन, लाइट शेड के पर्दे, बड़ा सा हॉल, बड़े रोशनदान। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे निहारता हुआ आदित्य भी इमोशनल हो गया। आदित्य ने पीछे से आकर प्रिया को हग किया। प्रिया ने आदित्य से बड़े ही धीमे आवाज में कहा, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने मजाक में तुमसे कहा था और तुमने। आदित्य ने बात को बीच में काट दिया और प्रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। प्रिया ने आदित्य के कानों में कहा, सुहागरात हॉल रूम में नहीं, बेडरूम में मनाते हैं डफर। आदित्य ने हामी भरी और प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया। सीढ़ियों से होता हुआ वो प्रिया को देखते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था। वहीं खिड़की के बाहर किसी की परछाई नजर आ रही थी।
आखिर ये कौन था जो आदित्य और प्रिया के प्राइवेट मोमेंट्स के बीच आना चाहता था? वो काला साया धीरे धीरे उनके पीछे जा रहा था। साए का कोई अपना आकार नहीं था। आज की रात में कुछ अलग बात तो थी। चांद पूरे जोश से चमक रहा था, मानो पूर्णिमा की रात है। आदित्य और प्रिया इन सब से बेखबर अपने बेडरूम के पास पहुंचे। आदित्य ने एक हाथ से प्रिया को संभाले रखा और दूसरे हाथ से बेडरूम का डोर खोला। दरवाजा बंद ही होने वाला था जब कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, I think they know we are here. आदित्य ने दरवाजा बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर सटीक मौके पे वो साया डोर के नीचे से सरक कर कमरे के भीतर घुस गया। इन सबसे अनजान आदित्य ने पपी की तरह आवाज निकाली और प्रिया के कानों को अपने दांत से काट लिया। उसके ऐसा करते ही प्रिया के शरीर में मानो एक अलग सी बिजली दौड़ गई। दोनों एक दूसरे को चूमने में खो से गए। जैसे जैसे रात जवां हो रही थी, वो दोनों भी एक दूसरे में उतना ही गुम हो रहे थे। आदित्य और प्रिया एक दूसरे में फिर ऐसे खोए कि ये रात अब कभी नहीं आने वाली। चादर की सिलवटें उभर रही थी और उसके साथ ही उमड़ रहा था उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार। प्रिया ने आदित्य के होठों को चूमा और धीरे से एक लंबी सांस लेते हुए बोली, This is the best moment of my life. I have never experienced anything like this before. You are my eternal love, आदित्य। आदित्य प्यार से मुस्कुराया और उसके बगल में जाकर लेट गया। खिड़की पे बैठा वो साया इस पूरे समय उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही समय में प्रिया को नींद आ गई, पर आदित्य सिर्फ उसी को निहारे जा रहा था। एकाएक वो बेड पर से उतरा। उसने अपने कपड़े समेटे और उन्हें पहन लिया। फिर उसने प्रिया के माथे को चूमा और वहां से निकल गया। आदित्य के पीछे पीछे साया भी चल रहा था। आदित्य घर के बाहर आया और उसने अपने अगल बगल देखा। गेट के बाहर खड़ा नौजवान केयर टेकर जो उस वक्त ड्यूटी पर था, उसके पास आता है। आदित्य उसे घर की चाबी थमाता है और वहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। वहीं वो केयर टेकर बाहर खड़ा बेडरूम की खिड़की की ओर देखता है और फिर अपने हाथ में पड़ी उस चाबी को वो धीरे धीरे अपने कदम घर के मेन डोर की तरफ बढ़ाता है। इन सबसे अनजान प्रिया पूरे घर में अकेले बेडरूम में सो रही है। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं और कमरे का दरवाजा न ही अंदर और न ही बाहर से बंद है। करवटें बदलती प्रिया की आंख इस तरह लगी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो हसीन रात बीत गई और सुबह की चिलचिलाती धूप उन बड़े रोशनदानों से उसकी नंगी पीठ पर चुभ रही थी। जब उसे इस चीज का एहसास हुआ तो सबसे पहले उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, आदित्य बेबी उठो, इट्स आवर संगीत नाइट। प्रिया को कोई भी जवाब नहीं मिला। उसने जब आंखें खोली और यहाँ वहां देखा तो उसके कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और आदित्य वहां नहीं था। वो तुरंत उठी और कपड़े पहने। फिर उसने बाथरूम और वॉशरूम चेक किया। आदित्य वहां भी नहीं था। उसने घर में जोर जोर से आवाज लगाई, आदित्य, आदित्य कहाँ हो तुम? आदि, कुछ तो बोलो। पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अब प्रिया अपना आपा खो रही थी। उसने खिड़की से नीचे झांका तो आदित्य की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। वो चिढ़ते हुए बोली, Is this a joke? Where are you, आदि? वो एकदम टेंस्ड हो गई। आदित्य को फोन लगाने के लिए वो अपना फोन ढूंढने लगी। इसी दौरान उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर आदित्य की छोटी बहन का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ से नीना ने परेशान आवाज में पूछा, तुम कहाँ हो प्रिया? कल रात से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ बट नो रिस्पॉन्स। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? घर पर बड़ी मुसीबत आ गई है, प्लीज जहाँ भी हो तुरंत चली आओ। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा नीना कहीं कुछ प्रैंक तो नहीं कर रही, क्योंकि आदित्य भी नहीं है। उसने बात घुमाते हुए कहा, सॉरी नीना, वो क्या है ना, मैं दोस्तों को बैचलरेट पार्टी दे रही थी तो शायद फोन पे ध्यान नहीं गया। आई एम कमिंग राइट अवे।
ये बोलकर उसने फोन रख दिया। वो वॉश बेसिन के सामने जाकर खड़ी हुई। उसे ये बात अब तक समझ नहीं आई कि आदित्य उसे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चला गया। वो इस बात से बहुत नाराज थी। शीशे के सामने खड़ी वो चेहरे पर पानी डालती कि उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके पेट में भी अजीब सा दर्द उठने लगा। देखते ही देखते दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूरी जोर लगा के उसने वॉमिट किया और अजीब सा काला पदार्थ मुंह से बाहर निकाला। एकाएक देखते ही देखते उसका पेट फूलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो दर्द से कराह रही थी पर पेट बढ़ना कम ही नहीं हो रहा था। वो उसके वजन से नीचे बैठ गई। अचानक से उसका दर्द कम हो गया पर अब उठने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे करके दीवार का सहारा लेकर वो उठी और जब उसने अपने पेट को शीशे में देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो उसी का पेट है। ऐसा लग रहा था मानो वो 9 महीने की प्रेग्नेंट हो। पेट पर काली नसें भी उभर रही थी। पहले उल्टी करते समय वो काला पदार्थ और अब नसें जो अमूमन हरी होती हैं वो काली थी। पर इस वक्त उसे बस आदित्य के घर जाना था। उसने चादर की मदद से अपने पेट को बांधा और फिर घर से बाहर आई। उसे चलने में काफी दर्द हो रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो आदित्य के यहाँ कैसे पहुंचे। उसने घर के केयर टेकर को आवाज लगाई पर वो भी वहां से नदारद था। तभी सामने से एक ऑटो खाली जा रही थी। प्रिया ने हाथ दिखाकर ऑटो रोकी और धीरे से उस पर चढ़ी। यहाँ प्रिया ने बंगले से कदम बाहर निकाला और वहाँ बेडरूम की खिड़की पर वो काली परछाई एक बार फिर नजर आने लगी। ऑटो वाला तेजी से ऑटो भगा रहा था जिसके चलते प्रिया को दर्द हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, भैया इतनी तेज चला के कहाँ जाओगे, थोड़ा हिसाब से चलाओ। पूरे रास्ते वो सिर्फ ये कड़ी ही जोड़ रही थी कि आदित्य कहाँ गया और फिर ये बड़ा हुआ पेट। आखिर माजरा क्या है? बेसिन में गिरा वो अजीब सा काला पदार्थ, इन सबका क्या मतलब है? इन सब सवालों से जूझते हुए वो आदित्य के घर पहुंची। वहां पहुंचकर प्रिया ने देखा कि कई सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, जिसे देख प्रिया के दिल में अजीब सा डर महसूस होने लगा। प्रिया छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वहां पर नीना के साथ प्रिया की खास दोस्त पायल भी बेसब्री से प्रिया का इंतजार कर रही थी। जब से पायल को पता चला था आदित्य की मौत के बारे में, तब से वो प्रिया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी दोस्त पायल उसके पास आ गई और प्रिया को पकड़ती हुई बोली, तुम कहाँ हो कल से प्रिया? जानती भी हो क्या हो गया है? प्रिया बस पायल को देखती ही रह गई। पायल ने आगे कहा, आदित्य नहीं रहा। क्या? ये कहती हुई प्रिया नीचे जमीन पर धम्म से बैठ गई। पायल उसे संभालती हुई बोली, संभालो खुद को प्रिया, इसीलिए तो मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं। किसी ने बेरहमी से मारा आदित्य को। उसकी बॉडी में सिवाय कंकाल और चमड़ी के कुछ नहीं बचा। ऐसा लगता है किसी ने उसका सारा खून और गोश्त निकाल लिया हो। पुलिस कह रही है आज से पहले कभी किसी ने ऐसा मर्डर नहीं देखा। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कब हुआ ये? पायल ने कहा, कल शाम 7 बजे। प्रिया ये सोच कांपने लगी, और अगर कल शाम ही आदित्य मर गया था तो कल रात उसके साथ कौन था? प्रिया ये सोच ही रही थी कि तभी पुलिस आदित्य की बॉडी को लेकर बाहर आई। उसके चेहरे से सफेद कपड़ा जैसे ही हटा, प्रिया वो देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। नीना अपनी दीदी की हालत को देखकर परेशान हो गई। पायल प्रिया को होश में लाने के लिए पानी की छींटे मारने लगी। जैसे ही प्रिया को होश आया, वो पायल से लिपट गई और रोते हुए बोली, ये कैसे पॉसिबल है पायल? कल सारी रात तो आदित्य मेरे साथ था और अभी ये सब। पायल उसकी बात पर हैरान रह गई और उसे अजीब सी नजरों से देखती हुई बोली, ये तू कैसी बातें कर रही है प्रिया? आदित्य की मौत तो कल शाम ही हो चुकी थी, तो वो कैसे सारी रात तेरे साथ हो सकता है?
पायल की बात से प्रिया को एक और झटका लगा। उसे अपने और आदित्य की पिछली रात याद आने लगी। उसका हाथ उसके पेट पर चला गया। पायल की नजर भी प्रिया के पेट पर गई तो चौंकते हुए पूछा, क्या है ये? प्रिया ने दहशत भरी नजरों से पायल को देखा और उसे सारी बात बताती चली गई। और पायल की आंखें हैरान और डर से खुली की खुली रह गईं। लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, तू चल, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। और पायल प्रिया को लेकर डॉक्टर के पास गई। हॉस्पिटल पहुंचकर प्रिया की जिंदगी का सबसे भद्दा और डरावने सच से सामना हुआ। डॉक्टर ने बताया, मिस प्रिया, आप 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। इनफैक्ट आपको तो कभी भी लेबर हो सकता है। हमें आपको अभी एडमिट करना होगा। डॉक्टर की बात पर प्रिया का खून डर से जम गया। प्रिया अपने पेट पर हाथ रखे बस यही सोच रही थी कि अगर वो आदित्य नहीं था तो कौन था? और ये बच्चा? नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं और ना ही वो कोई मामूली इंसान था। तो फिर वो था कौन और मेरे साथ ही ये सब क्यों? इस टेंशन और बेचैनी के बीच प्रिया को लेबर पेन होना शुरू हो गया और डॉक्टर उसे एडमिट कर ले गए। बाहर पायल डरी हुई इंतजार करती रही और नीना फोन पर घर वालों को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर बाद जब प्रिया को होश आया तो एक नर्स उसके पास आई और बोली, मुबारक हो, आपको बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है। वो देखो, पालने में सो रहा है। प्रिया कमजोर आवाज में बोली, मुझे देखना है। नर्स ने उसे मना करते हुए कहा, अभी आप बहुत कमजोर हैं, थोड़ी देर आराम करो, फिर जब डॉक्टर राउंड पर आएंगे तब आप अपने बच्चे को देख लेना। और इतना कहकर नर्स चली गई। लेकिन प्रिया की अंदर की मां नहीं मानी। तो क्या हुआ, ये सब अजीब था। ये बच्चा, उसका जन्म, सब अजीब था। लेकिन था तो प्रिया का ही। इसीलिए प्रिया किसी तरह उठी और बेड के सहारे पालने तक पहुंची। उसने जैसे ही झांक कर देखा तो बच्चे की मासूमियत देखकर सब भूल गई। उसके हाथ खुद ब खुद उसे छूने के लिए बढ़ गए। वो अपना चेहरा उस बच्चे के करीब लाना चाहती थी, उसका माथा चूमना चाहती थी। लेकिन तभी बच्चे ने अपनी आंखें खोली। बच्चे की आंखों की पुतलियां गहरे लाल रंग की थी, जिसे देख प्रिया लड़खड़ा गई और डर के मारे पसीने में भीग गई। प्रिया अपनी नजरें फेर कर खड़ी हो गई, जैसे वो खुद को समझाना चाहती थी कि उसने जो देखा वो उसका वहम है। तभी कमरे का टेम्परेचर कम होने लगा और प्रिया को ठंड लगने लगी। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया है और एक अंधेरे की चादर उस कमरे में आ गई हो। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। प्रिया चारों तरफ देखती हुई बोली, कौन है यहाँ? उसी वक्त उसे कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी चीज को घसीटता हुआ आ रहा हो। देखते ही देखते प्रिया के सामने एक इंसानी आकृति उभरने लगी। प्रिया बुत बनी ऐसे खड़ी थी जैसे उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। वो इंसानी आकृति अब साफ होने लगी थी और वो किसी मर्द की आकृति थी। उसने खुद को काले लिबास में छुपा रखा था। उसके आसपास काले बवंडर जैसे घूम रहे थे। प्रिया को सिर्फ उसके होंठ दिखाई दिए और उसके होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे और आसपास सूजन थी। उसकी लंबाई करीब 7 फीट की थी और हाथ में एक मजबूत लाठी थी। लेकिन गौर से देखने पर पता चला वो कोई लाठी नहीं बल्कि इंसानी हड्डी से बनी हुई कोई चीज थी, जिसे लाठी की शक्ल दी गई थी। और उसके ऊपर एक खोपड़ी लगी थी जिस पर लाल रंग से एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जो देखने में तिकोना सा था और उसके बीच में 2 जलती हुई लाल आंखें बनी थी। प्रिया की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो अपनी सारी ताकत बटोर कर बोली, कौन हो तुम? प्रिया के सवाल पर वो जोर से हंस पड़ा और वजनदार आवाज में बोला, इतनी जल्दी मेरे वजूद को भूल गई? कल की रात के वो यादगार लम्हे इतनी जल्दी भूलने वाले तो नहीं थे। मतलब? प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धड़कन अब रुक जाएगी। वो काला साया प्रिया के इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, ये बच्चा मेरा
यारे शैतान का, और तुम हो शैतान की बीवी। प्रिया ने मजबूती से कहा, क्या चाहते हो मुझसे, और आदित्य को क्यों मारा तुमने? उस काले साए ने प्रिया के गाल को छूते हुए कहा, मोहब्बत हो गई थी तुमसे। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम उसकी माँ बनी हो, जो इस धरती पर शैतान का राज कायम करेगा। तुम्हारा वो मंगेतर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मुक्त करके तुम्हें उस धोखे से बचा लिया और तुम्हें मौका दिया शैतान के इस महान उद्देश्य में भागीदारी बनने का। और वैसे भी तुम ही वो खास वक्त में पैदा हुई लड़की हो जो मेरे बच्चे को अपनी कोख में पालने की क्षमता रखती थी। और कल की रात वो घड़ी थी जब शैतान का अंश पृथ्वी पर आना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे बच्चे को तुम धरती पर साधारण इंसान की तरह पालोगी और उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बाप कौन है। मैं सही समय आने पर आऊंगा और इसे इसकी हकीकत और इसका मकसद बताऊंगा। इतना कहकर वो काला साया गायब हो गया। कुछ देर तक प्रिया ज्यों की त्यों खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। एक दिन पहले तक वो अपनी और आदित्य की शादी को लेकर इतनी खुश और इतनी एक्साइटेड थी, और आज उसके हाथों में एक बच्चा है। उसके दिमाग में काले साए की बात घूम रही थी कि ये शैतान का बच्चा है। प्रिया ने डरते हुए एक नजर उस बच्चे की तरफ देखा। उस बच्चे को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो बच्चा रेंगते हुए पालने से बाहर निकल रहा था और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे कोई रबड़ की चीज हो। उसका चेहरा धीरे धीरे पूरे तरीके से काला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लग रही थी। वो कूदकर प्रिया की छाती पर बैठ गया और प्रिया को घूर कर देखने लगा। डर के मारे प्रिया को अपनी पलकें भारी होती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब बस उसका दम घुटने वाला है। प्रिया के देखते ही देखते वो बच्चा 7-8 साल के बच्चे में तब्दील हो गया और उसने कड़ी आवाज में पूछा, बताओ कौन है मेरा बाप और किस दुनिया और आयाम का है? प्रिया किसी तरह हकलाते हुए बोली, मैं नहीं जानती। प्रिया के इतना कहते ही वो बच्चा चीखता हुआ बोला, झूठ बोल रही हो तुम, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। इतना कहते हुए उस बच्चे की आंखें लाल हो गईं और उसकी गर्दन पर वही तिकोन चिन्ह उभर आया जो काले साए के कंकाल की काठी पर था, यानी शैतान का चिन्ह। बच्चे की आंखें उसके सवाल और उसकी गर्दन पर उभर आए शैतान के चिन्ह को देखकर प्रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मारे दहशत के उसने जोर से चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल सकी। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी हम कोई डरावना सपना देखते हैं और लाख चाहने के बाद भी हमारी चीख नहीं निकल पाती। प्रिया की चीख भी अंदर ही अंदर घुट कर रह गई थी। वो जोर से छटपटा उठी और उसने पूरी ताकत के साथ उस बच्चे को अपने ऊपर से दूर धकेल दिया। लेकिन ऐसा करने के दौरान प्रिया खुद बेड से नीचे गिर पड़ी और इस बार सचमुच उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। वो बच्चा तेजी से उठा और उससे भी तेजी से प्रिया पर झपटा, लेकिन अब प्रिया में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो बिजली की तेजी से उठी और हॉस्पिटल के उस लेबर रूम से बाहर आ गई। इसके बाद भी प्रिया रुकी नहीं। वो अपनी पूरी ताकत से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दौड़ने लगी। इस वक्त वहां कोई नहीं था, पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। तभी सामने से 2 नर्सेज आती हुई दिखाई दी। प्रिया उनसे ऑलमोस्ट टकराते टकराते बची। अरे 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 व्हाट हैपेंड? एक नर्स ने हैरानी से पूछा। आर यू ओके? या, घबराई आवाज में प्रिया ने कहा। आई एम ऑल फाइन, वेयर इज द एग्जिट? उस नर्स ने ऊपर से नीचे तक प्रिया को देखते हुए एग्जिट की तरफ इशारा कर दिया। दौड़ती हुई प्रिया हॉस्पिटल से बाहर आ गई। उसे सामने सड़क पर एक टैक्सी नजर आई। मेफेयर स्ट्रीट प्लीज। अपनी उखड़ती सांसों पर काबू पाते हुए प्रिया ने टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बताया
और सीट पर निढाल होकर लेट गई। टैक्सी फौरन तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। नो, इट कांट बी पॉसिबल। प्रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की। इट वॉज जस्ट अ नाइटमेयर, बस एक डरावना ख्वाब था ये सब, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपनी आंखें बंद करके प्रिया इन सब इंसिडेंट्स को भूलने और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। और अब प्रिया घर पहुंची तो काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। अरे प्रिया, माँ ने उसे देखते ही पूछा, वेयर हैव यू बीन बेटा? हम सब लोग कितने वारिक थे तुम्हें लेकर। इसके बाद माँ ने आगे बढ़कर प्रिया को अपनी बाहों का सहारा दिया और सोफा चेयर पर बिठाने लगी। लेकिन प्रिया एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, डोंट वरी मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई जस्ट नीड अ नैप। इतना कहने के साथ ही प्रिया तेजी से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस लेकर प्रिया को जाते देखती रही। तो समझ सकती थी कि आदित्य का यूं इस तरह से चले जाना प्रिया के लिए कितना बड़ा सदमा साबित हुआ है। बेडरूम में जाने के साथ ही प्रिया ने जो सबसे पहला काम किया वो ये कि वो मिरर के सामने खड़ी हो गई और बहुत ही गौर से खुद की बॉडी को एग्जामिन करने लगी, स्पेशली अपने पेट को। लेकिन सब कुछ तो नॉर्मल था। प्रिया को खुद को देखकर ही नहीं लग रहा था कि वो अभी कुछ ही देर पहले प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। ऐसे कोई निशान उसकी बॉडी पर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसका पेट बिल्कुल पहले की तरह फ्लैट था। थोड़ी देर पहले जो उभार और जो काले नीले निशान थे वो मानो किसी मिरेकल की तरह गायब हो गए हों। So it was just a nightmare. प्रिया ने राहत की सांस लेते हुए खुद से ही कहा। फिर एकाएक उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई, अभी जो कुछ भी हुआ उसे याद करके। ऐसा भी कहीं होता है? मैं एकदम से 9 मंथ प्रेग्नेंट हो गई थी एंड वो सडन डिलीवरी, हाउ वियर्ड इट वाज। प्रिया पूरी तरह से श्योर थी कि जो कुछ भी था वो एक डरावना सपना था या ऐसा ही कोई अजीब सा ख्याल, शायद आदित्य की अचानक मौत से पैदा हुआ कोई मेंटल डिसऑर्डर, जिसकी वजह से हो सकता है प्रिया ने खुद ही ये सब डरावनी कल्पनाएं कर ली हों। ये सब सोचते सोचते अचानक एक दूसरे ख्याल ने प्रिया को घेर लिया, आदित्य का ख्याल। प्रिया का चेहरा अब फिर से बुझ गया। आदित्य को याद करके उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई और बहुत ही शिद्दत से आदित्य की यादों में खो गई। वो खुद को आदित्य की बाहों में महसूस करना चाहती थी, उसके सीने पर अपना सर रखकर देर तक सोते रहना चाहती थी। अगली सुबह प्रिया की नींद माँ की आवाज से टूटी। उसके बेडरूम में दोपहर की धूप फैली हुई थी और माँ सामने गरम गरम कॉफी लेकर खड़ी हुई थी। बहुत देर तक सोती रही तुम। माँ ने आगे बढ़कर कॉफी का मग एक साइड टेबल पर रखा और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए बेटा, लेकिन अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश करो, तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसके बाद माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, काश तेरे डैड होते तो तुझे कभी इतनी देर तक उदास नहीं रहने देते। माँ की ये बात सुनते ही प्रिया की नजरें अपने बेडरूम की एक दीवार पर टंगी अपने डैड की बड़ी सी तस्वीर पर चली गई। उस तस्वीर में डैड वैसे ही मुस्कुरा रहे थे जैसे हमेशा मुस्कुराया करते थे, और तस्वीर में भी उनके हाथ में वैसी ही एक बड़ी सी किताब थी जैसी किताबें डैड की बुक शेल्फ में हुआ करती थी। अले ले ले, हमारी प्रिंसेस को चोट लग गई, चलो हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। प्रिया के कानों में डैड की आवाज गूंजी। उसे याद आया, डैड के पास उसके हर दुख हर परेशानी का इलाज था। डैड उसे अपनी उन मोटी मोटी किताबों में से कोई ना कोई मजेदार सी कहानी सुनाया करते थे और प्रिया अपनी हर परेशानी, अपनी हर तकलीफ भूल जाया करती थी। माँ बेडरूम से जा चुकी थी और प्रिया अपनी कॉफी फिनिश करते हुए लगातार डैड की तस्वीर को ही देख रही थी। तभी प्रिया की नजर उस किताब पर पड़ी जो डैड ने अपने हाथों में पकड़ के रखी थी। दिखने में ये कोई पुरानी सी किताब नजर आती थी,
लेदर के हार्ड कवर में लिपटी हुई ये किताब प्रिया को पता नहीं क्यों पर थोड़ी मिस्टीरियस सी लगी। प्रिया तस्वीर के नजदीक जाकर गौर से उस किताब को देखने लगी। किताब का टाइटल जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ अजीब से वर्ड्स और सिंबल्स भी थे। वहीं प्रिया को एक तिकोना सा निशान दिखाई दिया। इसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये निशान तो मैंने कहीं देखा है, प्रिया ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए खुद से कहा। लेकिन डैड की किताब पर यह सिंबल कैसे आया? प्रिया ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर तेजी से डैड के स्टडी रूम की तरफ चल दी। डैड के चले जाने के बाद उनकी वो सारी किताबें उसी तरह सहेज कर उनकी बुक शेल्फ में रखी हुई थी। प्रिया दिन भर वहां मौजूद एक एक किताब को बहुत ही गौर से देखती रही, लेकिन उसे वो किताब कहीं भी दिखाई नहीं दी जो उस तस्वीर में डैड के हाथों में थी। आखिर वो किताब कहाँ हो सकती है? प्रिया के दिमाग में ये सवाल तेजी से घूम रहा था। अगर वो किताब डैड की बुक शेल्फ में नहीं है तो फिर क्या वो किताबें यहाँ से गायब हो चुकी हैं? तभी प्रिया को एक छोटा सा कैबिनेट दिखाई दिया जो सिर्फ बंद था लेकिन लॉक्ड नहीं था। उसे खोलने पर वहां कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रखे दिखाई दिए, लेकिन जिस चीज से प्रिया का ध्यान फौरन खिंचा वो था एक छोटा सा कार्ड। प्रिया ने उसे देखा। वहां बस एक नाम लिखा हुआ था, सेंटेनियल लाइब्रेरी। ये तो शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। प्रिया को फौरन याद आया, डैड इस लाइब्रेरी के मेंबर थे और एक बार प्रिया जब बहुत छोटी थी तो डैड उसे उस लाइब्रेरी में लेकर भी गए थे। हो सकता है तस्वीर में डैड के हाथ में जो मिस्टीरियस सी बुक है वो डैड ने इसी लाइब्रेरी से इशू करवाई हो और फिर वहीं वापस भी लौटा दी हो। तभी तो वो किताब डैड के पास नहीं है। प्रिया के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया वो फौरन सेंटेनियल लाइब्रेरी की तरफ रवाना हो गई। ये लाइब्रेरी शहर से काफी दूर एक बहुत ही पुराने और सुनसान इलाके में थी। उसके पीछे से एक बड़ा सा ग्रेवयार्ड भी था। प्रिया जब तक यहाँ पहुंची तब तक शाम ढल चुकी थी। उसने देखा कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत ही पुरानी थी, लगभग खंडरनुमा। ऐसा लगता था जैसे यहाँ शायद ही कोई आता हो। लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर कोई नहीं था, लेकिन अंदर रिसेप्शन काउंटर पर बहुत ही बूढ़ा सा आदमी अपनी आंखों पर मोटे मोटे लेंसेज का चश्मा लगाए हुए किसी किताब में डूबा हुआ था। एक्सक्यूज मी सर, प्रिया ने पूछा। ओल्ड बुक्स का सेक्शन कहाँ पर है? मैं कुछ पुरानी किताबें तलाश कर रही हूँ। बूढ़े ने ऊपर से नीचे तक प्रिया को देखा, फिर कंपकपाती आवाज में बोला, शो मी योर मेंबरशिप प्रूफ। प्रिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने फौरन अपने डैड का वही कार्ड उस बूढ़े आदमी को दिखाया। बूढ़े ने कार्ड को बहुत ही गौर से उलट पुलट कर देखा, फिर एक गलियारे की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां चली जाओ, लेकिन शोर बिल्कुल मत करना। डोंट डिस्टर्ब द अदर रीडर्स। प्रिया को थोड़ी हैरानी हुई, ये बूढ़ा ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इस खंडरनुमा लाइब्रेरी में तो उसके सिवा दूसरा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। उस लंबे गलियारे को पार करके प्रिया जब पुरानी किताबों वाले सेक्शन में पहुंची तो उसका दिमाग बुरी तरह से चकरा गया। वहां बहुत सारी और बहुत ही ऊंची ऊंची बुक शेल्फ्स रखी हुई थी, जिनमें अनगिनत किताबें मौजूद थी, लेकिन इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। धूल मिट्टी की मोटी परत इन पर छाई हुई थी और कहीं कहीं तो मकड़ी के बड़े बड़े जाले भी लटक रहे थे। प्रिया ने खुद से कहा, ओह, अब इनमें वो डैड वाली किताब कौन सी होगी और मैं उसे कैसे सर्च करूंगी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हैरान परेशान सी प्रिया अभी ये सोच ही रही थी कि एक अजीब सी लड़खड़ाती हुई आवाज उसे सुनाई दी। जब कुछ समझ में नहीं आए तो इंसान को अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। प्रिया ने फौरन चौंक कर पीछे देखा। वहां एक आदमी खड़ा हुआ था। उसका हुलिया और ड्रेसिंग बहुत ही वियर्ड था। एक पुराना और फटेहाल सा ओवरकोट उसने पहना हुआ था। उसके सर के बाल थोड़े लंबे और चेहरे पर बहुत ही बेतरतीब सी दाढ़ी थी। कौन है आप? प्रिया ने थोड़ी हैरानी से पूछा।
वो आदमी प्रिया के नजदीक आते हुए बोला, मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, बट यस, लोग मुझे डिमेलो कहते हैं। तो मैं खुद को डिमेलो ही कहना शुरू कर देता हूँ, बट मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर इस डिमेलो का मतलब क्या है। प्रिया को समझ में आ गया था कि कोई आदमी ये खिसका हुआ है, लेकिन जब वो प्रिया के नजदीक आया तो प्रिया को शराब की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आई, यानी डिमेलो नाम के इस आदमी ने बहुत पी रखी थी। प्रिया ने पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, आपने मुझे अभी क्या कहा था डिमेलो? यही कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो इंसान को अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, डिमेलो ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। और वैसे भी प्रिंसेस, तुम जो चीज ढूंढ रही हो वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी। ये सुनकर प्रिया एकदम से शॉक्ड रह गई। प्रिंसेस? इस नाम से तो डैड प्रिया को बुलाते थे, फिर ये डिमेलो उसे ऐसे क्यों एड्रेस कर रहा है? लेकिन प्रिया अभी कोई सवाल डिमेलो से करती कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम एक बहुत ही छोटी सी बच्ची हुआ करती थी जब पहली बार इस लाइब्रेरी में अपने डैड के साथ आई थी, और तुम्हारे डैड तुम्हें यही कहकर बुलाते थे, प्रिंसेस। अब प्रिया की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। कमाल है, जब मैं पहली बार यहाँ डैड के साथ आई, इस बात को तो बहुत साल बीत चुके हैं, और इस आदमी डिमेलो से तो मैं कभी नहीं मिली, कभी इसे देखा नहीं, फिर यह आदमी मुझे कैसे पहचान गया? इस पर डिमेलो ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आंखें जो एक बार देख लेती हैं, मेरे कान जो एक बार सुन लेते हैं, वो मुझे हमेशा याद रहता है प्रिंसेस। लेकिन खैर छोड़ो ये सब, अब हम काम की बात करते हैं। इसी के साथ डिमेलो ने अपने ओवरकोट में से एक विस्की का क्वार्टर निकाला और एक बड़ा सा घूंट मारकर फिर उसे फौरन अंदर रख लिया। प्रिया ने कहा, ओके मिस्टर डिमेलो, आप बेशक मुझे पहचानते होंगे, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ कौन सी किताब ढूंढने आई हूँ? प्रिया की इस बात पर डिमेलो ने अचानक एक ठहाका लगाया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो किताब तुम्हारी मंजिल नहीं है प्रिंसेस, तुम्हें तो किसी और चीज की तलाश है। वो चीज तो तुमसे हाल ही में खो गई है, लेकिन तुम्हारा दिल उसे मानने को तैयार नहीं है, जिसे तुम बहुत ही शिद्दत से याद करती हो। इसके बाद डिमेलो अचानक एकदम से खामोश हो गया। फिर प्रिया के कान में फुसफुसाते हुए बोला, और जब तक उस चीज को तुम याद करती रहोगी, तब तक वो चीज हमेशा जिंदा रहेगी। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अभी वो कुछ कह पाती इससे पहले किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर डिमेलो बुरी तरह से इरिटेट होते हुए कहता है, वो बूढ़ा कूसट लाइब्रेरियन इधर ही आ रहा है, मैं चलता हूँ, गुड बाय प्रिंसेस। इसी के साथ डिमेलो उन बड़ी बड़ी बुक शेल्फ्स की आड़ में छुपता छुपाता एक दूसरे गलियारे की तरफ चल दिया। प्रिया ने फौरन आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वो बूढ़ा लाइब्रेरियन प्रिया को रोकते हुए बोला, मिस, मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पर शोर मचाना मना है, चलिए आप, वैसे भी अब लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो चुका है, प्लीज लीव। अब ना चाहते हुए भी बहुत ही बेबसी के साथ प्रिया को उस लाइब्रेरी से बाहर आना पड़ा, लेकिन प्रिया के दिमाग में एक के बाद एक बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। कौन था ये डिमेलो? कहाँ से आया था? कहाँ चला गया? बल्कि वो तो लाइब्रेरी में इस तरह से खड़ा हुआ था जैसे वहाँ पर प्रिया के आने का इंतजार कर रहा हो। क्या वो डैड और उस किताब के बारे में कुछ जानता था? हाँ, जरूर जानता होगा, लेकिन फिर उसने प्रिया को किताब की जगह किसी दूसरी चीज को तलाश करने की बात क्यों कही? किस चीज को याद करने को कह रहा था वो? इन्हीं सब ख्यालों में उलझी हुई प्रिया लाइब्रेरी से थोड़ा दूर पार्क की हुई अपनी गाड़ी की तरफ आ गई। अचानक वो चौंक उठी। उसने गौर किया कि अंधेरा हो चुका है और अब ये इलाका बहुत सुनसान नजर आ रहा है। लाइब्रेरी भी अब बंद हो चुकी थी और अब प्रिया के अलावा दूसरा कोई भी शख्स वहां नजर नहीं आ रहा था। तभी प्रिया की नजर दूर उस ग्रेवयार्ड की तरफ चली गई। पता नहीं प्रिया को क्या हुआ, वो मानो किसी जादू के जोर से आगे बढ़ती हुई उस ग्रेवयार्ड के बहुत नजदीक आकर खड़ी हो गई।
यहाँ बहुत ही घना अंधेरा और बहुत ही भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी प्रिया को डिमेलो की वही फुसफुसाहट भरी बात फिर से याद आई। जब तक उस चीज को तुम याद करते रहोगी, तब तक वो चीज हमेशा जिंदा रहेगी। आखिर कौन सी चीज की बात कर रहा था डिमेलो, जिसे मुझे हमेशा याद रखना है? प्रिया इसके बारे में अभी सोच ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में जैसे कुछ फ्लैश हुआ। प्रिया ने अपनी आंखें बंद करके खुद से ही कहा, आदित्य। हाँ, आदित्य तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसे ही तो खो दिया है मैंने, और उसे ही तो मैं इतनी शिद्दत से याद करती हूँ। तभी प्रिया ने कुछ महसूस किया। एक खुशबू जो उसके चारों तरफ जैसे लिपट गई थी, वो इसे फौरन पहचान गई। आदित्य का फेवरेट परफ्यूम। अपनी आंखों को बंद किए हुए प्रिया ने खुद से कहा, यस, आई कैन स्मेल इट। जब आदित्य मुझे अपनी बाहों में लेता था तो यही खुशबू ठीक उसी तरह मेरे चारों तरफ लिपट जाया करती थी। यस, आई कैन फील हिम। आदित्य मेरे पास ही है, बहुत नजदीक। और इसी के साथ प्रिया ने साफ साफ सुना, किसी ने उसका नाम लेकर विस्पर किया था, प्रिया। प्रिया इस आवाज को पहचानती थी, आदित्य की आवाज। उसने फौरन अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने बहुत तेज रोशनी थी, हर तरफ बस उजाला ही उजाला। ऐसी डिवाइन रोशनी उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, और रोशनी के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और ये रोशनी आ कहां से रही थी, इसका कोई सोर्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन सी जगह है ये? प्रिया अभी ये सोच ही रही थी कि उसे फिर से वही विस्पर सुनाई दिया, प्रिया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और प्रिया का दिल बस धक्क से रह गया। वहां आदित्य खड़ा हुआ था, उस डिवाइन रोशनी में नहाया हुआ आदित्य प्रिया की तरफ देखकर अपने उसी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। ऐसे क्या देख रही हो प्रिया? आदित्य ने कहा। मैं ही तो हूं, तुम्हारा आदि। प्रिया को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरानी से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। तभी आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, प्रिया के चेहरे पर आ रही बालों की एक लट को छूते हुए कहा, मुझे याद रखने का शुक्रिया प्रिया। ओह आदि। प्रिया अब खुद को रोक नहीं पाई और आदित्य के सीने से लग गई। आदित्य ने फौरन उसे अपनी बाहों में भर लिया। ओह आदि, मेरे आदि। प्रिया की आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। क्यों तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले गए आदि? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? तुमने क्या एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारी प्रिया पर अब क्या गुजरेगी? अपने आदि के बिना वो कैसे जिएगी? आदित्य ने बहुत ही धीमे और लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो प्रिया। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में बस यही लिखा था। इसके बाद वो प्रिया के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो प्रिया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। प्रिया अब आदित्य को पागलों की तरह चूमते हुए बोली, आदि, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। चलो मेरे साथ आदि, वापस चलो आदि। आदित्य ने प्रिया के होठों पर अपने होठ रखते हुए कहा, एक दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा प्रिया, लेकिन अभी मेरा यहाँ से लौटना नामुमकिन है। बट व्हाई आदि? प्रिया ने हैरानी से पूछा, तुम क्यों नहीं चल सकते यहाँ से? आखिर कौन सी जगह है ये? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रोशनी की दुनिया है प्रिया, यहाँ बस रोशनी ही रोशनी है। यहाँ की हर एक चीज डिवाइन रोशनी से जगमगाती है। ये बहुत खूबसूरत दुनिया है प्रिया, सो ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल। तो क्या तुम अपनी प्रिया के लिए ये दुनिया नहीं छोड़ सकते? प्रिया ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, ओके, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी आदि, क्योंकि अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। अरे नहीं पगली। आदित्य ने फौरन प्रिया के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते। ऑलवेज विश कि तुम्हें यहाँ कभी ना आना पड़े। तभी अचानक आदित्य रुक गया।
प्रिया ने थोड़ी हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, What happened, आदि? लेकिन आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखों में अचानक एक डर नजर आने लगा। और इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती, वो जगह जो पूरी तरह से रोशनी में डूबी हुई थी वो अचानक से धीरे धीरे अंधेरे में ढलने लगी। आदि, ये क्या हो रहा है? घबराई हुई प्रिया ने आदि से पूछा, लेकिन अब वहाँ बहुत ही तेजी से अंधेरा फैलने लगा था। और ठीक उसी वक्त प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया हो। आदि! प्रिया दहशत के मारे चिल्ला उठी, मुझे बचाओ आदि! लेकिन अब वहाँ आदित्य नहीं था। वो सारी रोशनी एक झटके के साथ बुझ चुकी थी और एक झटके के साथ ही किसी ने प्रिया को उसके बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। छटपटाती हुई प्रिया उस गहरे अंधेरे में दूर जाकर गिरी। उसने फौरन पलटकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके सामने वही बच्चा खड़ा हुआ था जिसे प्रिया ने जन्म दिया था। बच्चे की आंखें किसी अंगारे की तरह सुलग रही थी। वो किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए बोला, तू मुझे वहां हॉस्पिटल में बेसहारा छोड़कर चली गई थी ना, लेकिन मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के साथ ही वो प्रिया पर झपट पड़ा और चिल्लाते हुए बोला, बोल माँ, कौन है मेरा बाप, बोल। लेकिन प्रिया इस डरावने नजारे को देखकर कब की बेहोश हो चुकी थी।